अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाइन्थ क्लास आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है न्यूक्लियस की दरियाफ्त। 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियस की दरियाफ्त के लिए एक तजर्बा किया था। उसने जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है डायग्राम में, एक सोने की पतली झिल्ली ली, उसके ऊपर एक ख़ास किस्म के पार्टिकल्स की बारिश की। इस तजर्बे से उससे साबित किया कि एटम के दो हिस्से हैं। दरमियान वाला न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल था, और जो इर्द गिर्द एक्स्ट्रा पोर्शन था उसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। तो उसने इससे ये भी नतीजा अखज़ किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उनके दरमियान में एक मजबूत कशिश क़ुव्वत है, और यहीं पर एटम का सारा मैस मौजूद है। रदरफोर्ड के बाद बच्चों एक और साइंटिस्ट नील्स बोहर, उसने 1913 में सबसे पहले हाइड्रोजन के एटम का मॉडल पेश किया था। ये आपको स्क्रीन के ऊपर मॉडल शो हो रहा है। मैंने इसमें नंबरिंग भी की है और उसकी हेडिंग्स बना दी है। तो बच्चों अगर आप इस तरह हेडिंग्स के साथ करेंगे तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसके मुताबिक जो पहला पॉइंट था वो ये था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मखसूस मदारों में घूमते हैं, जिन्हें उसने ऑर्बिट्स या शेल्स का नाम दिया था। उससे ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जिन मदारों में घूमते हैं उनकी मखसूस एनर्जी होती है। तो जो सबसे करीबी एनर्जी लेवल होगा वो सबसे कम एनर्जी का लेवल होगा, और उसको ग्राउंड स्टेट का नाम दिया। और जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे वैसे ही उनकी एनर्जी स्टेट भी हाई होती जाएगी, यानी उनकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। तो बच्चों ये आपको डायग्राम भी शो हो रही है जो आपको ऑर्बिट्स की एनर्जी के लेवल को शो कर रही है। नंबर 3 पॉइंट आ जाता है बच्चों के हर ऑर्बिट या शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एक मखसूस एनर्जी होती है, इसलिए इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितने भी शेल्स हैं उसमें सबसे पहला शेल के शेल है, उसके बाद फिर के बाद एल आ जाता है, एल के बाद एम के बाद एन शेल। ठीक है, ये आपको डायग्राम भी शो हो रही है। और ये जितने भी शेल्स हैं इनमें से सबसे कम एनर्जी लेवल का के होगा, एल उससे ज़्यादा का होगा, एम उससे ज़्यादा का, और एन उससे भी ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा। बच्चों जो स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रही है उसको साथ साथ आप पहले देखें। चौथा पॉइंट बच्चों ये था कि एटम में मौजूद हर शेल मज़ीद सब शेल्स या ऑर्बिटल्स में तकसीम हो जाता है। किसी शेल में सब शेल की तादाद इस शेल की n वैल्यू के बराबर होती है, यानी पहले शेल के लिए n की वैल्यू 1 है तो इसका सब शेल 1 होगा जिसको s सब शेल कहेंगे। इसी तरह दूसरे शेल यानी l के n की वैल्यू 2 है तो इसमें 2 सब शेल्स यानी s और p मौजूद होंगे। उसके बाद फिर तीसरा शेल है यानी m शेल है तो उसमें n की वैल्यू 3 हो जाती है, तो इसमें 3 सब शेल्स s p d मौजूद होंगे। और चौथे शेल में n शेल है तो इसमें 4 सब शेल्स यानी s p d f मौजूद होंगे। और ये बच्चों आपको डायग्राम में भी ऊपर शो हो रहे हैं। पांचवा पॉइंट बच्चों देखें कि इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज है। तो उस वक्त तक साइंसदानों का ख्याल था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक बादल की शक्ल में हैं, जैसे ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है। तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन का नहीं पता चल रहा था कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बादल की शक्ल में मौजूद हैं। तो दूसरे अल्फाज में हम यकीन से ये नहीं कह सकते थे कि न्यूक्लियस से कितनी दूर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। बच्चों लास्ट पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करना है। तो साइंसदानों ने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करने के लिए एक फार्मूला निकाला, ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है अब कि ये फार्मूला था 2n2, तो जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, यानी n जो है ये नंबर ऑफ़ शेल्स हैं यानी k l m n। तो ये आप ऊपर डायग्राम में भी देखिए कि k शेल जो है ये पहला शेल है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। फिर l शेल जो है ये दूसरा शेल है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8, और फिर m
m शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 18 और फिर n शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रह सकते हैं। उसके बाद फिर आगे सब शेल्स आ जाते हैं। तो सब शेल्स मैंने ऊपर भी जिक्र किया था कि s p d f है और इनमें s p d f में s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स और f में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों ये वाला टॉपिक आपका ख़त्म होता है। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एटॉमिक मास एंड मास नंबर। तो बच्चों किसी भी एलिमेंट में एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा मुश्किल रहती है, तो यही प्रोटॉन्स की तादाद उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाती है। और पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही अरेंज किया होता है। तो इसको अगर हमने ज़ाहिर करना हो तो जी से, कैपिटल वर्ड जी से ज़ाहिर करते हैं, ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। उसके बाद एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की बात करें, मास नंबर की बात करें तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को मास नंबर कहते हैं और इसको ए से ज़ाहिर करते हैं। किसी एटम में मौजूद एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, इसलिए इस एटम का मास नंबर ही उसका टोटल मास होता है। ठीक है, यहाँ पर अब आपके सामने एग्जांपल जो है वो शो हो रही है कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका मास नंबर जो है वो 12 है। तो इसमें प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो भी 6 है। तो इसका मास नंबर जो है वो 12 हो जाता है। ये आपको डायग्राम भी ऊपर शो हो रही है। इसके अलावा आपकी बुक में एग्जांपल है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, जबकि उसका मास नंबर जो है वो 16 है। नेक्स्ट बच्चों आगे इसी का लास्ट पॉइंट आ जाता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर का आपस में ताल्लुक़ क्या है। तो इसके लिए आपको फार्मूला दिया हुआ है। किसी एटम में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद n मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हमें उस एटम के एटॉमिक नंबर a और मास नंबर z दोनों मालूम हों। इस तरह न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करने के लिए दर्ज झैल मसावात इस्तेमाल की जाती है। तो ये देखिए मसावात है n = a - g, यानी अगर सल्फ़र एटम हम देखें तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है और उसका मास नंबर जो है वो 32 है। तो अगर हम 32 में से 16 माइनस करेंगे तो फिर 16 हमारे पास उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एटॉमिक मास और मास नंबर और बाकी जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।